पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और सी पैक के लिए हमने कौन से नए इकदाम किए हैं? वाटर ट्रेड कर सकते हैं। देखें जी, सैंक्शंस का मतलब क्या? अमेरिका कहता है जी यूएस डॉलर में आप ट्रेड नहीं कर सकते। भाई नहीं करते भाई। अभी लाइफ स्टॉक के हवाले से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ग्रीन इनिशिएटिव जो शुरू हुआ है, इसी प्लान से हुआ है इसी प्लान से हुआ। हमारा अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट प्लानिंग नहीं है, सोशल वेलफेयर सिस्टम नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारा। प्राइवेट पब्लिक जो पीपीवी है जी, ये जो प्राइवेट पब्लिक एग्रीमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप के गवर्नमेंट के और इसके, सिर्फ इसी इदारे को देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बलोचिस्तान के हवाले से हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर क्या वाकई ही इतने मसाइल हैं या फिर पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन ताकतें जो हैं वो झूठे फेक मसाइल बनाकर पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करके अपने मफादात की तकमील के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे स्टूडियोज़ में हमने दावत दी थी टेक्नोक्रेट और बिजनेस एनालिस्ट जनाब मोहम्मद ज़ुहैब खान साहब को। उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज उनसे एक और तरीके से एक और नैरेटिव के बारे में या एक और एंगल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। जानना ये चाहूँगी कि सी पैक उसका फ़ेज़ 1 उसके हवाले से हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी। सी पैक का फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू हो चुका है, इकोनॉमिक जोन्स बनने वाले हैं, ये बातें सबको समझ आ रही हैं। गवादर बन रहा है, गवादर को फंक्शनल जानबूझ के नहीं होने दिया जा रहा, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि चाबहार के ज़रिए से इंडिया को बेनिफिट मिले, यानी रॉ पूरे तरीके से काम कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और सी पैक के लिए हमने कौन से नए इकदाम किए हैं? सी पैक के नए इकदाम की अगर बात करें, वो गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, मीडिया कैंपेन्स, कम्युनिकेशंस, एग्रीमेंट सारा कुछ कर रहे हैं। जब तक हम इसके अंदर दुनिया की ताकतों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये पोर्ट इतनी आसानी से स्टेबल नहीं होगी। इसको चलाने के लिए आपको बलूचिस्तान को स्टेबल करना पड़ेगा और इंडिया को वहाँ से आउट करना पड़ेगा। देखें, इंडिया को आउट करने के लिए जो ये तान की रियासतें हैं, रशिया और CIS स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान है, इसको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। आपको रशिया को कन्विंस करना पड़ेगा, भाई हम तुम्हारे ही हैं, हमारे साथ काम करो, हमारे साथ चलो, जो बेनिफिट आपको इंडिया दे रहा है हम आपको सीधी राहदारी देते हैं। आप ईरान के रास्ते निकलना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप वहाँ से जाएं। बंदर अब्बास पोर्ट, बाय द वे बता देता हूँ, ईरान में 2 बड़ी पोर्ट्स हैं, एक चाबहार और एक बंदर अब्बास। बंदर अब्बास पोर्ट हर वक्त चौक रहती है ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ द ट्रांजिट। तो नेक्स्ट जो पोर्ट नियरेस्ट आती है वो फिर गवादर आती है। हम बड़ा अच्छा इसको चला सकते हैं ट्रांजिट पोर्ट के ऊपर, तो हम रशिया को इधर इन्वाइट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आएगा, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान तीनों ही सैंक्शन है। हमारा वेस्ट ऑलमोस्ट सैंक्शन कंट्रीज़ का है। कज़ाकिस्तान के ऊपर भी किसी हद तक सैंक्शंस हैं। ताजिस्तान, तुर्कमानिस्तान ये ठीक है, यानी हम उनके साथ बिजनेस के ताल्लुकात नहीं बना सकते। नहीं, बिज़नेस के ताल्लुका। अब रिसेंटली एक पॉलिसी बड़ी अच्छी आई थी, बार्टर ट्रेड सिस्टम। एक SRO आया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो SRO आज भी इनकम्प्लीट है। उसकी वजह ये है कि मेरा जो ईरानी बायर है वो चावल मांगता है मुझसे, लेकिन चावल के बदले अगर मैंने पेट्रोकेमिकल लेना है तो पेट्रोकेमिकल लेने के लिए मुझे उसको पेमेंट करनी है। अब उसको मैं कैसे ऑफसेट करूं? हमने इस SRO को इनकम्प्लीट रखा। इसके लिए ज़रूरत थी क्लियरिंग हाउसेस की। क्लियरिंग हाउसेस ये होते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ये जो बिल है ये तुम वहाँ पे सबमिट कर दो, अपने ईरानी तुमन दे दो या ईरानी रियाल दे दो वहाँ पर, और पाकिस्तान में ये बिल जो है ना वो क्लियर होकर आ जाएगा, जी ठीक है, इसको इतने PKR में ये पेमेंट कर दो। तो बार्टर ट्रेड इस तरह इफेक्टिव थी। हमने बॉर्डर्स के ऊपर आज तक क्लियरिंग हाउसेज ही नहीं बनाए। इन सैंक्शंस के बावजूद हम बार्टर ट्रेड कर सकते हैं? बार्टर ट्रेड कर सकते हैं। देखें जी, सैंक्शंस का मतलब क्या? अमेरिका कहता है जी US डॉलर में आप ट्रेड नहीं कर सकते। भाई नहीं करते भाई, अमेरिका का प्रॉब्लम है ना। हम बार्टर कर लेते हैं। हम बार्टर कर लेते हैं। आज से 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले क्या हो रहा था? बार्टर सिस्टम था ना, हम उस पर चले गए। लेकिन उसको मैनेज किस तरह करना है? बिल क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू। मेरा आपसे इतने रेट में तय हुआ, ठीक है, करेंसी हमने तय कर ली, हमारा जो है ना क्लियरिंग सिस्टम है, लेकिन हमने क्लियरिंग हाउसेज बनाने हैं। तो क्यों नहीं बना रहे? क्या अमर माने हैं? हम अगर बार्टर ट्रेड सिस्टम से अपने नज़दीक तरीन हमसाये से सस्ता फ्यूल ले सकते हैं, हम उनसे गैस ले सकते हैं, तो क्या मसला है हमें? हम क्यों नहीं ले रहे? लीडरशिप। अच्छा, हमारे मुल्क की लीडरशिप। उसकी वजह यह है कि जब आप कर्जे में होते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैंने किसी के 100 रुपये देने हैं और वो 100 रुपये मुझसे बंदा मांग रहा है, मैं उसके सामने दलेरी से बात नहीं कर सकूँगा। मैं उसे क्या करूँगा, यार देख मुझे ये काम करने दे, मैं जो है ना तेरे पैसे दे दूँगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, ये जो $130 बिलियन का कर्जा है हमारे सर, ये हमारे लिए हमें खड़ा नहीं होने देता। इसमें बंदे बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे,
لیکن جو ہے نا لیڈر کوئی نہیں ہے. نہیں لیکن ابھی تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک اعلان ڈیکلیریشن دی ہے نا کہ یہ ہمارا آخری IMF پلان ہوگا اور اس کے بعد ہم نہیں لیں گے. تو کیا پاسبلٹی ہے کہ یہ اگر ہو جاتا ہے اور ہم مزید IMF پلان میں یا پیکیج میں نہیں جاتے ہیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں بارٹر ٹریڈ سسٹم کو ایران کے ساتھ؟ آپ کو کرنا پڑے گا چاہے IMF آئے چاہے IMF نہ آئے. لیکن IMF تو بہت سخت پابندیاں لگاتا ہے, وہ کیسے کرنے دے گا؟ دیکھیں جی, آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں, آپ کو 1 سال ہی گھاس کھانا پڑے گا نا, آپ کو 1 سال ہی تکلیف ہوگی نا, اس کے بعد تو کھڑے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا ریسورس بہت زیادہ ہے, آپ اپنے ریسورسز کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کے اپنے ریسورس میں منرلز آتے ہیں, آپ منرل پروسیسنگ یونٹ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ فوڈ پروسیسنگ زونز کیوں نہیں بناتے؟ آپ کا میٹ پروسیسنگ سسٹم پاکستان کا نہیں ہے, جبکہ پاکستانی میٹ کی ڈیمانڈ ازبکستان, تاجکستان, قزاقستان میں سب سے زیادہ ہے. ہم تو یہ بھی لائف سٹاک کے حوالے سے جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے, گرین انیشیٹو جو شروع ہوا ہے, اسی پلان سے ہوا ہے نا؟ اسی پلان سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر یہ مارکیٹ ہیں, جہاں پہ یہ منڈیاں ہیں, وہاں پہ ایٹ لیسٹ ہم پروسیسنگ زونز تو لگا سکتے ہیں, اور وہ ابھی ہم نے نہیں لگایا. وہ نہیں لگایا ہم نے. اچھا, ٹھیک ہے. اسی طرح جہاں پہ منرل سیکٹر زیادہ ہے, ابھی پنجاب گورنمنٹ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا, پنجاب ڈپو بنانا شروع کیا اس پنک سالٹ کے اوپر, بڑا اچھا انیشیٹو ہے یار, اپریشیٹڈ ہے. اسی طرح جہاں جہاں اور منرلس پائے جاتے ہیں, کروم بڑا پریشیس میٹل ہے, یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے, ہمارے پہاڑ بلوچستان کے بھرے پڑے ہیں. لیتھیم آنے والے دور کا سب سے اہم آئٹم ہے, جس کے لیے آگے جنگ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کی انرجی اسٹوریج سسٹم سارا لیتھیم کے اوپر ہے, ہمارے پہاڑ بھرے پڑے ہیں. ٹھیک ہے. یورینیم ہمارے یہ جو کیا نام ہے میاں والی کا ایئر سیکٹر ہے, یہاں پر بہت زیادہ ہے. تو ہمارا اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہمارے پاس تو منرلس بہت زیادہ ہیں. ہم صرف اسی کی سیل کو اگر پراپرلی فنشڈ گڈ بنا کر بیچنا شروع کر دیں تو ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ پچھلے 70-75 سال میں ہماری منرلز جو ہیں وہ ہماری پاور ہیں, تو ہم اس کو یوز کر کے خوشحال کیوں نہیں ہو پائے؟ ہمیں قرضے کیوں لینے پڑتے ہیں؟ اچھا, اس کی بڑی وجہ ہے ہماری سول بیوروکریسی. اچھا, دیکھیں ہمارے ہاں ایک نیریٹو بلڈ کر دی ہے, جو کر رہی ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اور یار اسٹیبلشمنٹ تو 10% ہے, 90% کیا ہے؟ بیوروکریسی, سول بیوروکریسی. ایک PN سے لے کر ایک سیکرٹری تک کون بیٹھا ہے؟ سول پرسن بیٹھا ہے. 90% بیوروکریسی کا ایشو ہے. کراچی میں اگر کوئی میرے ساتھ ہمیں ایک انسیڈنٹ ہوا ایسا کہ ہم نے ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت ہم کام کر رہے تھے, ایک پروجیکٹ کو میں کنسلٹنسی دے رہا تھا. اب اس کے تحت آرمی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ 50,000 ایکڑ زمین ہے, اس پہ کوئی ہمیں جنگل لگا دے, اس جنگل کی جو لینڈ خالی ہے اس جگہ پہ جنگل لگ جائے, اور جنگل لگنے کے بعد اس میں جو ہے نا جو بھی لینڈ ریونیو ہوگا وہ 50-50 ڈیوائڈ کر لیں, ایک اچھا تفریح پارک بھی بن جائے گا, اور 50,000 ایکڑ بڑی جگہ ہوتی ہے, اور لکڑی کی لکڑی آئے گی, اور ہر طرح کی آمدن بھی ہوگی, اور کراچی کا ویدر بھی کنٹرول ہوگا. اب وہاں پر کیا سین ہوا, جب فائل آگے جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دیر از اے ڈیلے. ایک جو وہاں پہ سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا 5 مہینے انتظار کیا. اس دوران یہ ہوا کہ جو انٹرنیشنل ڈونر تھا, جو جس نے ہمیں اکنالجمنٹ فائنانس کر رہا تھا, ہمیں اکنالجمنٹ دی تھی, وہ فلائی کر گیا, وہ دوسرے ملک میں چلا گیا. یعنی ایک شخص کی ریٹائرمنٹ وہ آڑے آ گئی, اور وہ جو ہمارا ایک پلان تھا کراچی میں ایک پورا بنانے کا, گرین انیشیٹو جو تھا, اس کو ڈیڈ کر دیا گیا. $100 ملین ایک مائنیوٹ سی انویسٹمنٹ تھی جو پاکستان میں ایک سٹارٹ ہو جاتی اندر یہ جنگلات کے اندر, فارسٹیشن کے پروجیکٹ کے اندر. کاربن کریڈٹس میں پاکستان کو $1 ملین آنا شروع ہو جاتے, 5 سال میں 10 سال میں اس کا آنا شروع ہو جاتا, اور یہ پاکستان میں کنٹینیوس سرمایہ کاری ہو جاتی. $2 سے $3 ارب کی ایزیلی انویسٹمنٹ تھی. وہ ہمارا صرف یہ ہوا کہ ایک سیکرٹری صاحب اور کچھ انٹرنل سندھ کی اپنی پالیٹکس کی وجہ سے خراب ہو گیا. کیٹی بندر پورٹ کے اوپر بھی اسی طرح ہوا, اس میں 2 فریق آپس میں لڑ رہے ہیں. بات صرف وہی آئے گی کہ جی ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, ہماری آپسی لڑائیوں کی وجہ سے جو ہے نا 3rd پرسن فائدہ اٹھا رہا ہے. سر میں جاننا یہ چاہوں گی کہ پاکستان کو کے جو منرلز ہیں یا پھر زراعت ہے یا پھر آپ کی تجارت ہے, اس کو زیادہ نقصان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہنچا رہی ہے یا زیادہ نقصان پاکستان کی سول بیوروکریسی پہنچا رہی ہے؟ سول بیوروکریسی. دیکھیں کلرک کون ہے؟ سولین ہے. سیکرٹری کون ہے؟ سول ہے. DC کون ہے؟ سول ہے. بیوروکریٹ کون ہے؟ سول ہے. بدنام تو اسٹیبلشمنٹ ہے جو 10% ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میں اگر میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں, اسٹوری بتاتا ہوں کہ ایک کیس ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ادارہ ایکٹیو ہوتا ہے, وہ ادارہ اس کے اوپر انکوائری جنریٹ کرتا ہے. انکوائری جنریٹ کرنے کے بعد وہ ان افسران کو کورٹ مارشل تک بھی لے جاتا ہے, جن میں ہمارے ایکس DG بھی ہیں, اس پہ چلا جاتا ہے. تو وہ ادارہ اپنے اینڈ پہ ٹھیک ہے. تو آپ پاک فوج کی بات میں پاک فوج کی بات کر رہا ہوں. یہ اکاؤنٹیبلٹی باقی اداروں میں نہیں ہے.
सिविल इदारों में। सिविल इदारों में नहीं है। हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो एक्स मिलिट्री पर्सनल थे उनको ला के बिठा देते हैं, पता लगता है कि वो कम होने की बजाय वो ज़्यादा हो गई। खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है। देखें जी, एक बंदा सिस्टम नहीं बदल सकता, उसके लिए हमें ये 1 बाय 1 अपने एड्रेसेस करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, सिर्फ आप कुछ ना करें, सिर्फ DCOs के ट्रांसफ़र्स पे पाबंदी लगा दें, और जो DC जहाँ बैठा है वो 5 साल वहाँ, 4 या 5 साल वहाँ गुजारे। जब वो 5 साल वहाँ गुजारेगा, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी, भाई तुमने क्या किया 5 साल में, तुम्हारे पास 5 साल में इतने पैसे आए थे, वहाँ के लोग भी पूछेंगे आपने क्या वहाँ पे किया। पुराने ज़माने में जब मुग़ल दौर था या अंग्रेज़ का दौर था, वो प्रेफर करता था कि हर डिस्ट्रिक्ट खुद कफ़ील हो। इसी वजह से आप देखें कि दीवारें हुआ करती थी, शहर के बाहर फसलें होती थी, अंदर छोटी छोटी सनतें होती थी, लोगों का रहन सहन वो खुशहाल थे। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग नहीं है, सोशल वेलफेयर सिस्टम नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारा। इसी वजह से अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर भी आता है, अब एल शिपिंग एक कंपनी है, मैंने लास्ट टाइम शायद जिक्र किया कहीं पे, ये शिपिंग पाकिस्तान आती है, वो सिर्फ ये कहती है जी यार मुझे तुर्कमानिस्तान से गैस लेकर जानी है, आप सिर्फ मुझे बाउज़र के थ्रू यहाँ तक पहुँचा दें। वो हमारी ब्यूरोक्रेसी में घूमती फिरती है, वर्किंग करती है, एंड में वो कोरियन कंपनी थी, वो कहती है नहीं यार मैं पाकिस्तान में इस रास्ते से नहीं आ सकता, वो चली जाती है। नाउ दे स्टार्ट वर्किंग टॉकिंग विद इंडिया, ईरान, ओके। ठीक है, और ईरान एंड इंडिया से वो बात करना शुरू हो गए। हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग हैं, हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे फॉरेन फंडिंग की, हमारे कितने सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो ड्यूअल नेशनल हैं। यार आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास तो ड्यूअल नेशनलिटी होनी ही नहीं चाहिए। तो आप सिविल ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा पकड़ें, 90% है वो। अगर मैं ये कहता हूँ 90 लाख पूरे मुल्क का सरकारी मुलाजिम है, फेडरल और प्रोविंशियल मिला के, तो 90 लाख में से तो 15 लाख फौज है, वो निकल गई, पीछे 70-75 लाख तो सिविलियन है ना, चाहे वो स्कूल टीचर है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठे। आप इसको कंट्रोल करें, सारी चीज़ें। सर आखिर में ये जानना आपसे पूछना चाहूँगी, बड़ा कड़वा सवाल है, पता नहीं आप इसका जवाब देते हैं या नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो फंडेड बाय पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें और क़ुव्वतें हैं जो कि जानबूझ के डेलिबरेटली ये फाइलें घुमाते हैं और मंसूबों को तकमील नहीं होने देते? जी बिल्कुल ऐसे है। आपको इसकी मैं छोटी सी बड़ी मिसाल देता हूँ, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं माज़रत कर रहा हूँ। पहले प्राइवेट पब्लिक जो PPVA ये जो प्राइवेट पब्लिक एग्रीमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप के गवर्नमेंट के और इसके, सिर्फ इसी इदारे को देखें, इसमें क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, BOI के अंदर, SIFC के अंदर क्या हो रहा है। SIFC आपने बनाई थी चीज़ों को एक्सपीडाइट करने के लिए, ना कि स्लो करने के लिए। उसको देखें, चंद इदारों को आप स्टडी करना शुरू करें और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका सिर्फ FBR डिपार्टमेंट ही ठीक हो जाए तो कई मसाइल ठीक होते हैं। तो जो ड्यूअल नेशनलिटी है, आप अपने सिविल ब्यूरोक्रेसी की सबसे पहले ख़त्म करें। सेकंड, अगर आपको इसको मज़ीद कंट्रोल करना है कि इदारे से रिटायर होने के बाद 5 साल तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, आप इस तरह का कोई रूल बना दें, देखें कैसे चीज़ें ठीक होती हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे क्योंकि इतनी डीप इनसाइट्स जो हैं यकीनन हमारे देखने वाले भी जानना चाहेंगे। नाज़रीन, मैं कहना ये चाहूँगी अपने अरबाब अख्तियार से, अपने वज़ीर आज़म से, अपने आर्मी चीफ़ से, और जो जहाँ जहाँ किसी भी ऐसे डेजिग्नेशन पे है जो मुल्क को संवार सकता है, कि खुदारा हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बदनाम किया जा चुका है। इस्टेब्लिशमेंट में जो हरकारे इस तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ काम करते हैं, हम सब उस पर बात भी करते हैं, उसको जानते भी हैं, उसे ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का इस वक्त दीमक बना हुआ है वो है पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट और उनके नीचे जितने लोग हैं जो फाइलों को घुमाते हैं, जो चंद टकों के एवज अपना ईमान बेच देते हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की की बजाय अपनी जो पेंशन है या अपनी रिटायरमेंट है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, जो कहीं ना कहीं दुश्मन मुखालिफ ताकतों का आलाकार बनते हैं। सर एना तिरंदा फेरो, क्योंकि अगर बकरे की माँ को नहीं मारेंगे तो बकरे की माँ तो आइंदा और बकरे पैदा करती जाएगी। बकरा मारने से बेहतर है कि बकरे की माँ को ही मार दें। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।